बड़े रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। स्थानीय मिथक कहते हैं कि अगर किसी ने इस जगह से छेड़छाड़ की तो उसके ऊपर यहाँ के शाप का असर होगा और उसे बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। शायद विक्टर बर्ग की मौत भी इसी वजह से हुई थी। आधिकारिक रूप से तो यही कहा गया है कि उन खंडहरों का सर्वे करते वक्त लू लगने से ज्यादा गर्मी की वजह से 30 अप्रैल 1907 को गवर्नर की मौत हो गई। मगर यहाँ के लोग तो यही कहते हैं कि उनकी मौत की वजह श्राप है। ये एक सबूत है कि दूसरी दुनिया की शक्तियां उस टापू वाले शहर की पहरेदारी करती हैं। क्या वहां के लोगों की उन पारलौकिक शक्तियों वाली बात सही है? अगर सही है तो इन रहस्यमयी टापुओं की पहरेदारी कौन या क्या कर रहा है? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि परग्रहियों की एक उन्नत नस्ल ने नान मडौल को बसाने में मदद की थी और उनकी दिलचस्पी पत्थर के इस ढांचे में नहीं बल्कि उसके नीचे मौजूद चीज में थी। नान मडोल एक बहुत बड़ा शहर था जिसका बहुत बड़ा भाग पानी के ऊपर था, लेकिन काफी हिस्सा पानी के नीचे भी था। टापू पर रहने वाले लोग ये भी कहते थे कि वहाँ एक और शहर है, कैनम वाइसो, जहाँ देवता रहते हैं। वो काफी गहरे पानी में बसा है। क्या ये नहीं हो सकता कि वहाँ परग्रहियों का एक गुप्त ठिकाना है? आज भी प्रशांत महासागर, अक्टूबर सन 2012। एक रिसर्च शिप पर सवार वैज्ञानिकों की टीम ऑस्ट्रेलिया के न्यू कैलेडोनिया के बीच दक्षिण में 19 डिग्री अक्षांश और पूर्व में 160 डिग्री देशांतर पर सैंडी आइलैंड की ओर चली। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। वहां वो टापू ही नहीं था। डिजिटल साइंटिफिक डेटाबेस में साफ दिख रहा था कि सैंडी आइलैंड करीब 24 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा टापू है, करीब करीब मैनहट्टन इतना बड़ा। छोटे टापू तो कई बार समुद्र का पानी ज्यादा बढ़ने पर गायब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो शोधकर्ताओं को जमीन का अता पता तक नहीं मिला। करीब 1500 मीटर की गहराई तक सिर्फ पानी ही पानी था। सैंडी आइलैंड एक बड़ा ही रहस्यमय टापू है। वो सच में गायब हो गया था। शुरुआती चश्मदीदों के साथ साथ 18वीं सदी में वहां पहुंचे कैप्टन कुक की बातों से यही लगता है कि वो टापू वहीं पर था। पर यह बात हैरान कर देने वाली है कि वो कहां गायब हो गया था। क्या वो वहीं पर था? बिल्कुल वहीं था। चश्मदीदों के गवाहों के बयान हैं। कैप्टन जेम्स कुक ने सबसे पहले सन 1774 में सैंडी आइलैंड को नक्शे पर दिखाया था। सच तो यह है कि हाल ही में सन 2013 में एक उपग्रह से ली गई तस्वीर में वो वहां दिख रहा है, मगर जब सिडनी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स वहां पहुंचे तो वो वहां नहीं मिला। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जो टापू करीब 230 साल तक नक्शे पर दिखता रहा, वो अचानक कहां गायब हो गया। अगर आप गौर करें तो ऐसे रहस्यमय टापुओं से जुड़ी कई कहानियां और दंत कथाएं हैं, जैसे कि एंटीलिया और कुछ दूसरे टापू जो प्राचीन नक्शों में नजर आते हैं, लेकिन अब उनका कोई वजूद नहीं है। तो क्या वो कभी सचमुच थे? क्या वो कुछ वक्त के लिए ही थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला भी कुछ वैसा ही है जिसमें कई टापू गायब हो गए मगर वो फिर से अपनी जगह पर आ गए? क्या ऐसा कुदरती तौर पर भी हो सकता है? क्या इसकी वजह जियोलॉजी है या फिर यह सचमुच किसी और दुनिया से आए जीवों की करामात है? यह एक ऐसा रहस्य है जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है। जब सिडनी यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने ये बात कही, तब कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि वह शायद गलत जगह पर उसे ढूंढ रहे थे। उन्होंने ये तर्क भी दिया कि उपग्रहों से उस जगह पर तो तापमान दर्ज किए जा रहे हैं, वो सिर्फ जमीन होने पर ही हो सकते हैं। बाद में वे वैज्ञानिकों ने कहा कि इस गड़बड़ी की वजह डेटा सेट्स में आई खराबी है, मगर ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर तापमान के वो आंकड़े, उपग्रहों की वो तस्वीर और 18वीं सदी से वो सारे नक्शे एक साथ कैसे गलत हो गए हैं। मुमकिन है कि वो टापू वहीं पर हो
मगर उन्हें उनका इस्तेमाल करने वालों ने किसी तरह से ढक दिया हो। जैसे कि अगर वहाँ पर परग्रही हैं, तो वो बड़ी आसानी से बाहर रोशनी को मोड़ देने वाले उपाय कर सकते हैं, जिससे यही लगेगा कि जो टापू कभी वहाँ पर था अब वह वहाँ नहीं है। टापुओं के इस तरह से गायब होने और फिर से लौट आने की कई और कहानियां हैं और उनमें से ज्यादातर ऐसा हुआ था कोहरे की वजह से। इस तरह की कहानियां समून द्वीप समूह के बारे में भी सुनाई जाती है। ये बात गौर करने लायक है कि अगर वहाँ परग्रही हैं, तो क्या उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो किसी टापू को ढककर गायब कर देते हैं और उसे फिर से वहीं ला देते हैं। ये बात ही चकरा देने वाली है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, पर लगता तो कुछ ऐसा ही है। क्या परग्रही सचमुच किसी उन्नत टेक्नोलॉजी की मदद से सैंडी आइलैंड को ढक रहे हैं? कुछ प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि सैंडी आइलैंड के गायब होने के पीछे एक और अनोखी बात हो सकती है। सैंडी आइलैंड किसी वक्त पर एक खास जगह पर था, लेकिन लोग जब उसे ढूंढने गए तो वो गायब हो चुका था। ये भी तो हो सकता है कि वो टापू हो ही नहीं, बल्कि एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल डिवाइस हो जो सतह से बाहर निकला हो, जो कुछ देर के लिए ही वहां रुका हो और फिर चला गया हो। यूनान के प्राचीन मिथकों में एस्टेरिया की कहानियों का जिक्र किया गया है। वो ऐसा टूटा तारा है जो पानी में गिरता तो है, मगर उसमें डूबता नहीं है। वो असल में एक से दूसरी जगह तक जाता रहता है। लोग तो उसे तैरने वाला टापू भी कहते हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता कि इस मामले में भी ऐसा ही हुआ हो? उत्तरी अटलांटिक महासागर, आयरलैंड से करीब 300 किलोमीटर दूर पश्चिम में, आयरलैंड से करीब 300 किलोमीटर दूर पश्चिम में आपको दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। मगर 14वीं सदी में मेडिटेरेनियन का नक्शा बनाने वालों के मुताबिक इस जगह पर एक टापू था जिसका नाम था हाई ब्राजील। 600 साल तक दुनिया भर के नाविक उस मायावी टापू को ढूंढते रहे, क्योंकि कहा जाता था कि वो टापू जन्नत जैसा है। कहते हैं कि वो टापू 7 साल में सिर्फ एक बार ही नजर आता है। उसे सिर्फ देखा जा सकता है, लेकिन वहां कोई पहुंच नहीं सकता। के बीच गायब हो जाता। हे ब्राजील अक्सर कोहरे के बीच गायब हो जाता है और फिर नजर आने लगता है। उसे पुख्ता तौर पर कभी नहीं देखा गया, मगर हाँ, कुछ प्राचीन नक्शों पर उसकी संभावित जगह जरूर बताई गई है। हाई ब्राजील का नक्शा सबसे पहले एक इटालियन म्योरकन नक्शानवीस एंजिलियो डेडेलेटो ने सन 1325 में बनाया था। उन्होंने लिखा था कि वो टापू बिल्कुल गोल है। एक सदी के बाद सन 1497 में इटली के खोजकर्ता जॉन कैबॉट ने हाई ब्राजील तक पहुंचने की बात कही और फिर सन 1674 में आयरलैंड के कैप्टन जॉन नेस्बिट तो उस टापू से सोना और चांदी लेकर आए थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो उन्हें उस टापू पर एक रहस्यमय बुड्ढे ने दे दिया था। कि उन्होंने ही नहीं, उनके साथियों ने भी कहा था कि हाई ब्राजील पर बड़े बड़े काले खरगोश रहते हैं। उस वक्त के दूसरे खोजकर्ता भी उस टापू से अनोखी कहानियां लेकर लौटे और कुछ ने तो वहां चमकने वाले सुंदर लोगों के होने की बात भी कही। हाई ब्राजील को आयरिश दंत कथा में वो जगह कहा गया है जहां आयरलैंड के देवता रहते थे। हाई ब्राजील टापू पर देवता बड़ी शानदार जिंदगी बिताते थे। वहां उन्होंने एक बड़ी उन्नत सभ्यता भी बसा ली थी। सन 1684 में आयरलैंड के पहले इतिहासकारों में से एक रॉड्रिगो फ्लैरेटी ने अपनी किताब अ कोरियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेस्ट और इयराकनाट में हाई ब्राजील के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि वो एक माया नगरी है। उस जगह को देवताओं ने सबकी नजरों से छिपा रखा है। एटलांटिस जैसे कई और मिथक की तरह हाई ब्राजील को भी सभ्यता का स्रोत माना जाता था। खासकर आयरलैंड, इंग्लैंड और उस तरह के दूसरे इलाकों में ये माना जाता कि हाई ब्राजील आज भी समुद्र के नीचे मौजूद है और समय समय पर जब हालात अच्छे होते हैं तब वो बाहर आ जाता है।
एक मिथक के मुताबिक उस रहस्यमय धरती को आखिरी बार लेखक टीजे वेस्ट्रॉप और उनके कर्मी दल ने सन 1872 में देखा था, जिनके सामने वो टापू बाहर आया और फिर गायब हो गया। अगर हाई बेसिल सचमुच का एक टापू है तो इस बात की पूरी संभावना है कि कभी हमारी पृथ्वी पर एक बहुत ही उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी थी, एक ऐसी सभ्यता जो हमारी आज की सभ्यता से कहीं आगे थी। वो लोग सितारों से पैदा हुए थे, वो वही लोग थे जिनसे हम इंसानों का जन्म हुआ, और हाई बेसिल जैसी जगह ही ऐसी उन्नत प्रजाति का घर है। क्या यह मुमकिन है कि सचमुच उस मायावी टापू हाई ब्राजील का वजूद हो और वो असल में परग्रहियों का एक बड़ा ही उन्नत ठिकाना हो? अगर ऐसा है तो क्या दुनिया में उसके जैसे और भी टापू हो सकते हैं? बहुत से ऐसे सबूत हैं जिनसे पता चला है कि परग्रही ऐसी जगहों पर आते जाते थे। वो टापू अचानक ही गायब हो जाते हैं या वहां पर परग्रहियों की गतिविधियां नजर आती हैं। उन्हें देखकर हम सोचते हैं कि कहीं उनका इस्तेमाल कुछ बड़ी ही उन्नत नस्ल के परग्रही किसी पोर्टल या दरवाजे के तौर पर, या अपने रुकने की जगह, या फिर दोबारा ईंधन भरने की जगह के तौर पर तो नहीं कर रहे हैं। और वो ऐसी जगह हैं जिन्हें पूरा ब्रह्मांड जानता है। क्या ऐसा हो सकता है कि परग्रही इन दूर दराज की करीब करीब हर जगह पर कई हजार सालों से आ रहे हों और उनका इस्तेमाल अपने खुफिया अड्डों, यान उतारने की जगह या ऊर्जा से भरे इंजन के स्टेशनों के तौर पर कर रहे हों? क्या आज भी इन छिपे हुए टापू पर परग्रहियों के खुफिया ठिकाने हैं? जब इन मायावी टापुओं का सच सामने आएगा, तब क्या ये हो सकता है कि हमारा भी आमना सामना हमारे खगोलीय पूर्वजों से हो जाए? अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।